नमस्कार मित्रों, आज हम एक परिवार की कहानी लेकर उपस्थित हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। आज की कहानी है मेरी छोटी बुआ। मित्रों, कहानी में प्रवेश करने से पहले हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में शेयर भी करना, कमेंट जरूर करना। मित्रों, आइए चलते हैं कहानी की ओर। रक्षाबंधन का त्यौहार पास आते ही मुझे सबसे ज़्यादा जमशेदपुर वाली बुआ जी की राखी के कुरियर का इंतज़ार रहता था। कितना बड़ा पार्सल भेजती थी बुआ जी। तरह तरह के विदेशी ब्रांड वाले चॉकलेट, गेम्स, मेरे लिए कलरफुल ड्रेस, मम्मी के लिए साड़ी, पापा जी के लिए कोई ब्रांडेड शर्ट। इस बार भी बहुत सारा सामान भेजा था उन्होंने। पटना और रामगढ़ वाली दोनों बुआ जी ने भी रंग बिरंगी राखियों के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे थे। बस रोहतास वाली जया बुआ की राखी हर साल की तरह एक साधारण से लिफाफे में आई थी। 5 राखियाँ, कागज़ के टुकड़े में लपेटे हुए रोली चावल और 50 रुपए का एक नोट। मम्मी ने चारों बुआ जी के पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिए थे ताकि पापा ऑफिस से लौटकर एक नज़र अपनी बहनों की भेजी राखियाँ और तोहफे देख लें। पापा रोज की तरह आते ही टेबल पर लंच बॉक्स का थैला और लैपटॉप की बैग रखकर सोफे पर पसर गए थे। चारों दीदी की राखियाँ आ गई हैं, मम्मी ने पापा के लिए किचन में चाय चढ़ाते हुए आवाज़ लगाई थी। जया का लिफाफा दिखाना जरा। पापा जया बुआ की राखी का सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते थे और सबसे पहले उन्हीं की राखी अपनी कलाई में बांधते थे। जया बुआ सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थीं, पर एक वही थीं जिसने विवाह के बाद से शायद कभी सुख नहीं देखा था। विवाह के तुरंत बाद देवर ने सारा व्यापार हड़प कर घर से बेदखल कर दिया था। तब से फूफा जी की मानसिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मामूली सी नौकरी कर थोड़ा बहुत कमाते थे। बेहद मुश्किल से बुआ घर चलाती थी। इकलौते बेटे श्याम को भी मोहल्ले के साधारण से स्कूल में डाल रखा था। बस एक उम्मीद सी लेकर बुआ जी किसी तरह जिए जा रही थीं। जया बुआ के भेजे लिफाफे को देखकर पापा कुछ सोचने लगे थे। गायत्री, इस बार रक्षाबंधन के दिन हम सब सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन से जया के घर रोहतास बिहार उसे बगैर बताए जाएंगे। जया दीदी के घर? मम्मी तो पापा की बात पर एकदम से चौंक गई थीं। आपको पता है ना कि उनके घर में कितनी तंगी है। हम 3 लोगों का नाश्ता खाना भी जया दीदी के लिए कितना भारी हो जाएगा। वो कैसे सब कुछ मैनेज कर पाएंगी। पर पापा की खामोशी बता रही थी उन्होंने जया बुआ के घर जाने का मन बना लिया है। और घर में ये सबको पता था कि पापा के निश्चय को बदलना बेहद मुश्किल होता है। रक्षाबंधन के दिन सुबह वाली धनबाद टू डेहरी आनसोन पैसेंजर से हम सब रोहतास पहुंच गए थे। बुआ घर के बाहर बने बरामदे में लगी नल के नीचे कपड़े धो रही थीं। बुआ उम्र में सबसे छोटी थीं, पर तंगहाली और रोज की चिंता फिक्र ने उन्हें सबसे उम्रदराज बना दिया था। एकदम पतली दुबली कमजोर सी काया, इतनी कम उम्र में चेहरे की त्वचा पर सिलवटें साफ दिख रही थीं। बुआ की शादी का फोटो एल्बम मैंने कई बार देखा था। शादी में बुआ जी की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। शादी के बाद के 11 वर्षों की परेशानियों ने बुआ जी को कितना बदल दिया था। बेहद पुरानी घिसी सी साड़ी में बुआ को दूर से ही पापा मम्मी कुछ क्षण देखे जा रहे थे। पापा की आंखें डबडबा सी गई थीं। हम सब पर नज़र पड़ते ही बुआ जी एकदम चौंक गई थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या प्रतिक्रिया दें। अपने बिखरे बालों को संभालें या अस्त व्यस्त पड़े घर को दुरुस्त करें। उनके घर तो बरसों से कोई मेहमान नहीं आया था। वो तो जैसे
जमाने पहले भूल चुकी थीं कि मेहमानों को घर के अंदर आने को कैसे कहा जाता है। बुआ जी के बारे में सब बताते हैं कि बचपन से उन्हें साफ सफाई और सजने संवरने का बेहद शौक रहा था, पर आज दिख रहा था कि अभाव और चिंता कैसे इंसान को अंदर से दीमक की तरह खा जाती है। अक्सर बुआ जी को छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए कभी किसी के सामने तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाना होता था। हालात ये हो गए थे कि ज़्यादातर रिश्तेदार उनका फ़ोन उठाना बंद कर चुके थे। बस एक पापा ही थे जो अपनी सीमित तनख्वाह के बावजूद कुछ न कुछ बुआ को दिया करते थे। पापा ने आगे बढ़कर सहम सी गई अपनी बहन को गले से लगा लिया था। भैया भाभी, मुन्नू, तुम सब अचानक आज, सब ठीक है ना? बुआ ने कांपती सी आवाज़ में पूछा था। आज बरसों बाद मन हुआ राखी में तुम्हारे घर आने का, तो बस आ गए हम सब। पापा ने बुआ को सहज करते हुए कहा था। भाभी आओ ना अंदर, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। जया बुआ ने मम्मी के हाथों को अपनी ठंडी हथेलियों में लेते हुए कहा था। जया तुम बस बैठो मेरे पास, चाय नाश्ता गायत्री देख लेगी। हम लोग बुआ जी के घर जाते समय रास्ते में रुककर बहुत सारी मिठाइयाँ और नमकीन ले गए थे। मम्मी किचन में जाकर सबके लिए प्लेट लगाने लगी थीं। उधर बुआ कमरे में पुरानी फटी चादर बिछे खटिया पर अपने भैया के पास बैठी थीं। बुआ जी का बेटा श्याम दौड़कर फूफा जी को बुला लाया था। राखी बांधने का मुहूर्त शाम 7 बजे तक था। मम्मी अपनी ननद को लेकर मॉल चली गई थीं, सबके लिए नए ड्रेसेस खरीदने और बुआ जी के घर के लिए किराने का सामान लेने के लिए। शाम होते होते पूरे घर का हुलिया बदल गया था। नए पर्दे, बिस्तर पर नई चादर, रंग बिरंगे डोरमेट और सारा परिवार नए ड्रेसेस पहनकर जच रहा था। न जाने कितने सालों बाद आज जया बुआ की रसोई का भंडार घर लबालब भरा हुआ था। धीरे धीरे एक आत्मविश्वास सा लौटता दिख रहा था बुआ के चेहरे पर सच तो ये था कि उसे अभी भी सब कुछ स्वप्न सा लग रहा था। बुआ जी ने थाली में राखियां सजा ली थीं, मिठाई का डब्बा रख लिया था। जैसे ही पापा को तिलक करने लगी, पापा ने बुआ को रुकने को कहा। सभी आश्चर्यचकित थे। 10 मिनट रुक जाओ, तुम्हारी दूसरी बहनें भी बस पहुंचने वाली हैं। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा तो सभी पापा को देखते रह गए। तभी बाहर दरवाजे पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनकर बुआ, मम्मी और फूफा जी दौड़कर बाहर आए तो तीनों बुआ का परिवार सामने था। जया बुआ का घर मेहमानों से खचाखच भर गया था। महाराजगंज वाली नीलम बुआ बताने लगी कि कुछ समय पहले उन्होंने पापा को कहा था कि क्यों न सब मिलकर चारों धाम की यात्रा पर निकलते हैं। बस पापा ने उस दिन तीनों बहनों को फ़ोन किया कि अब 4 धाम की यात्रा का समय आ गया है। पापा की बात पर तीनों बुआ सहमत थीं और सबने तय किया था कि इस बार जया के घर सब जमा होंगे और थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर उसकी सहायता करेंगे। जया बुआ तो बस एकटक अपनी बहनों और भाई के परिवार को देखे जा रही थीं। कितना बड़ा सरप्राइज दिया था आज सबने उसे। सारी बहनों से वो गले मिलती जा रही थीं। सबने पापा को राखी बांधी। ऐसा रक्षाबंधन शायद पहली बार था सबके लिए। रात एक बड़े रेस्तरां में हम सभी ने डिनर किया। फिर गप्पे करते जाने कब काफ़ी रात हो चुकी थी। अभी भी जया बुआ ज़्यादा बोल नहीं रही थीं। वो तो बस बीच बीच में छलक आते अपने आंसू पोंछ लेती थीं। बीच आंगन में ही सब चादर बिछाकर लेट गए थे। जया बुआ पापा से किसी छोटी बच्ची की तरह चिपकी हुई थीं। मानो इस प्यार और दुलार का उसे बरसों से इंतजार था। बातें करते करते अचानक पापा को बुआ का शरीर एकदम ठंडा सा लगा तो पापा घबरा गए थे। सारे लोग जाग गए पर जया बुआ हमेशा के लिए सो गई थीं। पापा की गोद में एक बच्ची की तरह लेटे लेटे वो विदा हो चुकी
पता नहीं कितने दिनों से बीमार थीं और आज तक किसी से कही भी नहीं थीं। आज सबसे मिलने का ही आशा लिए जिंदा थीं शायद। अपनों का ध्यान रखें। जो समर्थ है वो अपने असमर्थ रिश्तेदारों एवं मित्रों की समय पर सहायता अवश्य करे। मित्रों, सोच बदलेंगे तो जग बदलेगा। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।